हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएलवी कॉलेज ग्वालियर, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। बीकॉम फर्स्ट ईयर की इस क्लास में हम फाइनेंशियल अकाउंट को समझ रहे हैं। यूनिट 1 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ जर्नल्स, जर्नल को तैयार करना, इनको किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, भूमिका के बारे में, किसकी भूमिका क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूचना क्रांति के कारण शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का विस्फोट हुआ है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो नॉलेज का लेवल भी इससे अछूता नहीं है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है और इसका प्रभाव लेखांकन अकाउंटिंग पर भी समान रूप से देखने को मिलता है। अब लेखाकारों ने ये निर्णय कर लिया है कि सभी व्यापारिक लेन देनों का प्रभाव केवल 5 आइटम जो आपके पूंजी, दायित्व, संपत्तियां, आगम और व्यय पर पड़ता है, जो आपकी कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पर पड़ता है, जितने भी आपके व्यापारिक लेन देन होते हैं उनका। और ये मदें आपस में इंटर रिलेटेड, अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर, इंटर डिपेंडेंट होती हैं। एक दूसरे से ये आइटम्स जुड़े भी रहते हैं और इन मदों में वृद्धि या कमी होने पर व्यापार के दायित्व में वृद्धि या कमी होती है। तो जो 5 आइटम अभी मैं आपसे बात कर रहा था, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम एंड रेवेन्यू, ये एक तो इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट हैं और इनमें कोई भी कमी या वृद्धि होती है तो उससे आपके व्यापार के एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर भी प्रभाव पड़ता है। व्यापार में इन 5 में परिवर्तन की रोजनामचा प्रविष्टि की जाती है और जो व्यापार में आप जो जनरल एंट्रियां करेंगे तो इन 5 में जो भी चेंजेज आ रहे हैं उनसे संबंधित आप जर्नल प्रविष्टियां करेंगे, रोजनामचा प्रविष्टि करेंगे, जनरल एंट्रीज। और इस विचार को रोजनामचा करने का आधुनिक मत यानी मॉडर्न अप्रोच ऑफ जर्नलाइजिंग या लेखांकन समीकरण पर आधारित लेखांकन समीकरण विधि, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन कहा गया है। आधुनिक मत ने रोजनामचा करने के परंपरागत मत, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ जर्नलाइजिंग के दोषों को दूर कर दिया है। पहले के जर्नल में कुछ दोष थे, लेकिन अब मॉडर्न कंसेप्ट आपके सामने आ चुका है, तो काफ़ी सारे इसमें चेंजेस आए हैं। अतः ये आवश्यक है कि लेखांकन की रोजनामचा प्रविष्टि और लेखे आधुनिक मत के अनुसार किए जाएं। तो नाउ इट इज़ डिजायरेबल दैट द जर्नल एंट्रीज एंड बुक्स ऑफ अकाउंटिंग शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच। तो जैसा कि हम मॉडर्न कंसेप्ट को यूज़ करना चाहेंगे तो अब हमको अकाउंटिंग के सेक्टर में भी इनको यूज़ करना रहेगा। तो ये अभी बात हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ जर्नल के बारे में, इंट्रोडक्टरी के इसकी भूमिका क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करना चाहेंगे। इसके बाद हम जो बात करें तो बुक्स ऑफ बुक कीपिंग, जो पुस्तकालन की बहियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और इसमें हम कौन कौन सी बुक्स को मेंटेन करेंगे। तो प्रमुख रूप से कुछ बहियाँ जो प्रयोग की जाती हैं आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें सबसे पहले है स्मारक बही, जिसे हम कहेंगे मेमोरेंडम बुक। तो स्मारक बही या रफ बही या लॉन्ग बुक आप इसको कह सकते हैं। और इस स्मारक बही में आप क्या करते हैं कि जैसे कि आप कभी दुकान पर गए होंगे, तो जब आप कोई सामान खरीदने के लिए दुकानदार को कहते हैं कि मुझे ये सामान खरीदना है, तो वो तुरंत एक पैड उठा करके आपकी बात को लिखना प्रारंभ कर देता है। तो वही आपकी स्मारक बही है। तो एस्पेक्ट ये है कि रफ बुक में आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, उसके बाद आप जो अगली स्टेप में जाएंगे तो वह है आपका रोजनामचा जर्नल। तो स्मारक बही में जो ट्रांजैक्शन आपके फाइनल हुए हैं उन पर आप टिक मार्क कर लेते हैं और उन्हीं से संबंधित एंट्रियों को आप अपने जर्नल में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोजनामचा। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रोजनामचा, दैट मीन्स
कि डेली ट्रांजैक्शन जो आपके व्यापार में हुए हैं उनको इसमें लिखना, तो वो हमारे लिए कहलाएगा रोजनामचा। इसके बाद जो उसका तीसरा स्टेप है वो स्टेप है आपकी खाता बही, लेजर। तो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ जर्नल आप लेजर तैयार करते हैं और इसके लिए जो बेस आपका रहेगा वो जनरल एंट्रीज रहेंगी। तो जितनी भी आपने जनरल एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन रूल्स आप करके आए हैं, उन जनरल एंट्री के आधार पर आप खाता बही तैयार करेंगे, लेजर तैयार करेंगे। और लेजर आपकी वह बुक है जिसमें आपके व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण खातों को आप मेंटेन करके चलते हैं। और खाते आप इसलिए मेंटेन करते हैं जिससे कि आपको उस पर्टिकुलर खाते के बारे में पूरी जानकारी एक जगह पर प्राप्त हो जाए, जो कि आपको जर्नल के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इस तरह जो आपकी पुस्तपालन की बही आती, बुक्स ऑफ बुक कीपिंग, तो वो 3 स्टेप में आप यूज़ कर रहे हैं। स्मारक बही, मेमोरेंडम बुक, रोजनामचा, जर्नल, और आफ्टर दैट खाता बही, लेजर। तो ये आपने 3 बहियों को प्रयोग किया। इसके बाद हम बात करें रोजनामचा का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, जो कि हमारे लिए समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जर्नल। तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे, तो थोड़ा सा इसको समझिए। रोजनामचा को अंग्रेजी में जर्नल कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के JOUR जॉर शब्द से हुई है। जॉर शब्द का अर्थ है डायरी या दिन, और कुछ विद्वानों का मत है कि जर्नल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डायरनस DIURNUS डार्नस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है प्रतिदिन। और जॉर में नल शब्द जोड़कर जर्नल बनाया गया, और जर्नल का अर्थ होता है प्रतिदिन का लेखा यानी डेली रिकॉर्ड। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो जर्नल है, तो जर्नल पुस्तक पालन की प्रारंभिक पुस्तक है। इसे व्यवसाय की डायरी भी कहा जाता है। और स्मारक बही के आधार पर इसमें सभी लेन देनों के दोनों रूपों की प्रविष्टि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार डेट वाइज की जाती है। और प्रविष्टि को लिखते समय, एंट्री को करते समय आप डेबिट क्रेडिट के जो भी आपके रूल्स हैं, जो आपको आगे बताए गए हैं, उनके अनुसार आप अपना लेखा जोखा करते हैं। रोजनामचा में लेन देनों के लिखने की प्रक्रिया को रोजनामचाकरण कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। तो उसको आप क्या कहेंगे, जनरल एंट्री का जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उसको बोला जाएगा जर्नलाइजिंग। और यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम एक परिभाषा को समझते हैं कार्टर के अनुसार। रोजनामचा या दैनिक अभिलेख प्रारंभिक प्रविष्टियों की वह पुस्तक है जिसमें स्मरण बही से तिथिवार लेन देनों को लिखा जाता है। प्रविष्टियों को लिखते समय उनमें नाम तथा जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि बाद में खाता बही में सही खतौनी करने में सुविधा हो। तो ये कार्टर के अनुसार परिभाषा थी कि आप डेबिट क्रेडिट के जो भी रूल्स हैं आप उनको फॉलो करें, और जर्नल आपको लेजर में भी सपोर्ट करता है। और यदि इसकी एक आइडियल डेफिनेशन की हम बात करें तो रोजनामचा पुस्तपालन के प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जिसमें सभी व्यावसायिक लेन देनों की प्रविष्टि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार तारीखवार क्रमबद्ध रूप से स्पष्टीकरण सहित लिखी जाती है। यानी आप डेट वाइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और सिस्टमेटिक करेंगे, साथ ही साथ उसमें नरेशन वगैरह का भी आप प्रयोग करेंगे। इन ब्रीफ यदि हम बात करें तो जिस बही में समस्त व्यापारिक लेन देनों को सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है उसे रोजनामचा या जर्नल कहते हैं। तो दी बुक in which all the business transactions are entered systematically for the first time is known as journal। तो उसको हम क्या कहेंगे, जर्नल कहेंगे। अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो रोजनामचा जो आप कर रहे हैं उसके उद्देश्य, महत्व या लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लाभ है आपके लिए सभी लेन देनों की जानकारी, तो नॉलेज ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। तो
जो आप जनरल तैयार कर रहे हैं तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उनको आप सिस्टमैटिक डेट वाइज लिखें, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। सेकंड वन, अशुद्धियों की न्यूनतम संभावना, तो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। तो आप जो जनरल तैयार करते हैं तो रोजनामचा, बाउचर या स्मारक बही के आधार पर बनाने के कारण आपकी अशुद्धियों की संभावना न्यूनतम होती है, क्योंकि आपके पास बेस होता है आप किस आधार पर इसको तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स हमारे सामने देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगला जो बिंदु है वह है हेल्पफुल इन पोस्टिंग। तो जैसा कि अभी हमने सीखा था कि जनरल के बाद हम लेजर को तैयार करेंगे और लेजर में जो वर्क किया जाता है उसको हम बोलते हैं खतौनी। तो खतौनी करने में, पोस्टिंग करने में लेजर में हमारे लिए जनरल काफ़ी मददगार होता है। यदि हम जनरल एंट्री तैयार नहीं करेंगे तो हमको लेजर तैयार करने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद है सूटेबल फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, विशिष्ट लेन देनों के लिए उपयुक्त। तो अप्राप्य ऋण है आपका, वेट डेट्स है, समायोजन लेखा है, इनको लिखने के लिए रोजनामचा आपके लिए सूटेबल है, उपयुक्त है और ये आर्थिक लेन देन खातों में इसी आधार पर लिखे जाते हैं। तो जितने भी आपके स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं उन स्पेशल ट्रांजैक्शंस को करने के लिए भी जनरल आपको मदद करता है। और लास्ट वन जो महत्व है हमारे लिए वह है हेल्पफुल इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स, विवादों के निपटारे में सहायक। तो व्यवसायियों के मध्य आपसी विवाद को हल करने में रोजनामचा की विशिष्ट भूमिका होती है और रोजनामचा जर्नल को न्यायालय में स्वीकृत वैधानिक प्रमाण माना जाता है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की ओर, जो कि अगला बिंदु हमारे पास है रोजनामचा प्रारंभिक लेखा की मौलिक बही। तो जर्नल प्राइमरी या प्रिंसिपल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो ये किस तरीके से है हम इसको समझते हैं। तो स्मारक बही, मेमोरेंडम बुक किसी भी व्यवसाय की प्रारंभिक बही है जिसमें व्यावसायिक लेखों को क्रमबद्ध रूप से तिथिवार बिना किसी नियम के लिखा जाता है। चूंकि ये रफ बुक है इसलिए आप इसमें नियमों को फॉलो नहीं करते हैं और स्मारक बही के आधार पर ही आप दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार जर्नल को तैयार करते हैं, जिसमें प्रत्येक पक्ष के नाम और जमा, डेबिट क्रेडिट को भी आप नियमानुसार लिखते हैं। और जर्नल में जो एंट्रियां आप करेंगे वो सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध, वर्गीकृत और तिथिवार डेट वाइज आप करते जाते हैं। व्यावसायिक लेन देनों का सबसे प्रारंभिक लेखा नियमानुसार रोजनामचा या जर्नल में ही किया जाता है। इन अदर वर्ड्स यदि हम बात करें तो रोजनामचा एक मौलिक बही होती है जिसमें व्यावसायिक लेन देनों का सर्वप्रथम प्रारंभिक लेखा होता है। और क्लियर के शब्दों में यदि हम बात करें तो रोजनामचा एक व्यावसायिक अभिलेख है जिसमें मूल रूप से व्यापारिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो इस आधार पर जो हम कह सकते हैं कि जो रोजनामचा है वो प्रारंभिक लेखा की मौलिक बही है जिसमें आप डेट वाइज सिस्टमैटिक आप अपनी जनरल एंट्रियों को लिखते हैं और रोजनामचा के आधार पर निश्चित सिद्धांतों के अनुसार आप विभिन्न खातों को तैयार करते हैं जो लेजर आप तैयार करेंगे और इन खातों के आधार पर तलपट बनाया जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार करेंगे और ये सारी की सारी क्रियाएं जो आप करेंगे तो वो रोजनामचा पर आधारित है और लेखांकन की क्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई या असुविधा को रोजनामचा की प्रविष्टियां दूर करती हैं। यदि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप अपनी जनरल एंट्रियों पर वापस आ जाते हैं, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, उसका समाधान मिल जाता है। तो इसलिए निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि रोजनामचा प्रारंभिक लेखा की मौलिक बही है। जर्नल इज अ प्राइमरी और प्रिंसिपल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये बात थी आपकी रोजनामचा के बारे में कि हमने इसमें समझा कि ये आपकी प्रारंभिक लेखा की मौलिक बही है। इसके बाद हम बात करते हैं रोजनामचा के कार्यों के बारे में, फंक्शंस ऑफ जर्नल के बारे में कि कौन कौन से इसके कार्य हैं। तो कुछ बिंदु आपके स्क्रीन पर हैं जिसमें सबसे पहला जो कार्य है वह है विश्लेषणात्मक कार्य, एनालिटिकल फंक्शन।
तो रोजनामचा प्रत्येक लेन देन का विश्लेषण क्या किया गया है, क्यों किया गया था, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुरूप करता है। और इस विश्लेषण से ये जानकारी मिलती है कि किसी भी खाते को डेबिट और क्रेडिट क्यों किया गया है। जो आप डेबिट क्रेडिट करेंगे तो उसके पीछे कारण है, क्यों किया है, तो उस क्यों का जवाब आपको रोजनामचा देता है। ये था आपका पहला एनालिटिकल फंक्शन, विश्लेषणात्मक कार्य। दूसरा है रिकॉर्डिंग फंक्शन, अभिलेखन कार्य। तो रोजनामचा की प्रविष्टि के अभिलेखन के समय लेन देनों की प्रकृति के अनुसार उनकी व्याख्या भी लिखी जाती है, जिसको हम बोलते हैं नरेशन। और इस व्याख्या से लेन देन का विवरण स्पष्ट हो जाता है। प्रविष्टि और व्याख्या के तारतम्य रहने पर ही रोजनामचा का अभिलेखन कार्य पूरा हो जाता है। क्योंकि जो आपने एंट्री की है, जनरल एंट्री में आप डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, तो साथ ही साथ आप उसका ब्रीफ नरेशन भी लिखते हैं, जिससे कि आपको ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अगला जो फंक्शन है वह है ऐतिहासिक कार्य, हिस्टोरिकल फंक्शन। तो रोजनामचा की तिथिवार प्रविष्टियों के आधार पर विभिन्न खातों को खोला जाता है और उसके पश्चात तलपट बनाकर, ट्रायल बैलेंस बनाकर अंतिम खातों का निर्माण किया जाता है। और इस प्रक्रिया में कहीं भी असुविधा होने पर इसे रोजनामचा की प्रविष्टियों की जांच के द्वारा दूर किया जाता है। तो लेजर के बाद भी आप कोई वर्क कर रहे हैं तो वहाँ भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समस्या का समाधान आप जनरल प्रविष्टियों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। और रोजनामचा का ये ऐतिहासिक कार्य लेखांकन के कार्यों को करने में सुगमता प्रदान करता है, आपको कंफर्टेबल फील कराने का प्रयास करता है। और लास्ट इसका जो फंक्शन है वह है सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन। तो रोजनामचा को न्यायालय में वैधानिक मान्यता प्राप्त है और व्यापारियों के मध्य आपसी विवादों को दूर करने में रोजनामचा जर्नल आपको मदद करता है। तो इस तरह से ये था इसका सामाजिक कार्य। तो अभी हम समझ रहे थे रोजनामचा प्रारंभिक लेखा की मौलिक वही किस तरीके से है और फंक्शंस ऑफ जर्नल क्या क्या हैं। तो ये 4 फंक्शन हमने समझे, एनालिटिकल फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन, हिस्टोरिकल फंक्शन एंड लास्ट वन सोशल फंक्शन। इसके बाद हम अगले बिंदु की ओर बात करते हैं। जो अगला बिंदु हमारे पास है वह है रोजनामचा की सीमाएं। तो जो जर्नल आप तैयार कर रहे हैं इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ जर्नल क्या क्या हैं, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो बिंदु है कि लेन देनों की संख्या बहुत अधिक रहने पर रोजनामचा बहुत मोटी और भारी हो जाती है, फलस्वरूप खोलने, बंद करने और आवश्यकता अनुसार लाने ले जाने में काफ़ी असुविधा होती है। अब देखिए आपने जर्नल बनाया, यदि आपके ट्रांजैक्शन लिमिटेड हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, आप एक रजिस्टर तैयार कर लेंगे। लेकिन यदि आपके बल्क ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे ग्राहकों से आपका लेन देन होता है, तो ऐसी स्थिति में जर्नल आपका काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा आपको और उसको लाने ले जाने में भी आपको काफ़ी सारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है कि सभी लेन देनों का लेखा एक ही व्यक्ति के द्वारा करना काफ़ी कठिन है, तो ये भी एक समस्या है। अब एक व्यक्ति को दिन भर एंट्रियों का ही काम करना है और बहुत सारी एंट्रियां हैं, तो आप देखिए कितना एक उबाऊ कार्य हो जाएगा, जैसे हम कहेंगे आप बोर हो जाएंगे काम करते करते और वर्कलोड भी आप पर बढ़ेगा। तीसरा, रोजनामचा को बनाकर इससे रोकड़ का मिलान नहीं किया जा सकता। अब आपने जर्नल बना लिया लेकिन आप सोचें कि इससे आप कैशबुक को टैली कर पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। और चौथा जो इसमें कमी बताई गई है वह है रोजनामचा से खाता बही बनाना भी कठिन होता है। तो आपने जर्नल तैयार किया, फिर उससे लेजर तैयार करना है, तो वो भी थोड़ा सा वर्क थोड़ा कठिन है हमारे लिए। लेकिन अब तो भी हम जर्नल का यूज करते हैं क्योंकि छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है, लेकिन बड़े व्यापारियों को ये असुविधाओं का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ता है। तो ये थी रोजनामचा की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। अब हम बात करते हैं प्रोफार्मा ऑफ जर्नल, रोजनामचा के प्रारूप के बारे में, जो आपको जनरल एंट्रियों के साथ और स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। अभी इसकी कॉलमों को हम समझ लेते हैं। तो पहला कॉलम जो इसमें बनेगा वह डेट का कॉलम बनेगा।
तो पहले कॉलम में जो भी आप डेट लिखेंगे वह डेट आपकी ट्रांजैक्शन डेट होगी, और जिसमें सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, उसके बाद उसका मंथ और लास्ट में डेट लिखेंगे। जैसे 2019 जनवरी 12, तो इस टाइप से आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा कॉलम हमारे पास रहेगा पर्टिकुलर का, जिसमें हम विवरण लिखेंगे। तो जो हमने एंट्री की है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम डेबिट और क्रेडिट वाला पार्ट और नरेशन वाला पार्ट इसमें लिखेंगे। तो वो सेकंड कॉलम हमारे पास रहेगा विवरण, ठीक है। और थर्ड कॉलम हमारे पास रहेगा LF का। तो LF कॉलम जो आप यूज़ करेंगे, लेजर फॉलियो खाता प्रश्न नंबर। तो इसमें सामान्य रूप से आप कुछ नहीं लिखेंगे अभी एंट्रियां करते समय, लेकिन व्यवहार में हम जब लेजर बनाते हैं तो लेजर का पेज नंबर संबंधित एंट्री के सामने लिखा जाता है। इसके बाद अगला कॉलम हमारे पास रहेगा नंबर 4, तो वह रहेगा डेबिट अमाउंट के लिए, और लास्ट कॉलम हमारे पास रहेगा क्रेडिट अमाउंट के लिए। तो जो डेबिट अमाउंट हमारे पास है तो संबंधित राशि आप उसको लिखेंगे, और उसके बाद आप जो अगला कॉलम है क्रेडिट अमाउंट के लिए उसको आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह आपके रोजनामचा का जो प्रारूप है वो बनाया जाता है और उसमें सारी बातों को लिखा जाता है। देन इसके बाद आप जो जनरल बना रहे हैं, यदि मान लीजिए एक पेज पर एंट्रियां हो गई हैं और उनको अगले पेज पर आप टोटल ट्रांसफ़र करना है, तो आप उसके लिए कैरेट फॉरवर्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आगे ले जाया गया, और अगले पेज पर आप लिखेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करना है जर्नल को बनाते समय। यदि हम इसके लक्ष्य की बात करें कि रोजनामचा प्रविष्टि का लक्ष्य क्या है, तो ये 2 बिंदुओं में बताया गया है। तो इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। वो क्या है कि क्या किया गया है, व्हाट हैज़ बीन डन, और क्यों किया गया था, व्हाई इट वाज डन। तो क्या और क्यों का प्रश्न जो आपके सामने है वो रोजनामचा प्रविष्टि आपको जवाब देती है। चूँकि हमारे पास दोहरा लेखा प्रणाली के रूल्स हैं, उनके आधार पर इन प्रश्नों का हमको जवाब आसानी से मिलता है। तो ये बात अभी हमने रोजनामचा की सीमाओं, उसके प्रारूप और उस रोजनामचा प्रविष्टि के लक्ष्य के बारे में बात की। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास है वह है रोजनामचा प्रविष्टियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ जनरल एंट्रीज। तो ये आपको कुछ प्रकार समझाए जा रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला जो प्रकार दिया गया है वह है सिंपल एंट्री, साधारण प्रविष्टि। तो वह प्रविष्टि जिसमें केवल 2 खातों पर प्रभाव पड़ता है साधारण प्रविष्टि कहलाती है, और इसमें दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार एक खाता आपका डेबिट होता है और दूसरा खाता आपका क्रेडिट किया जाता है। इसको हम बोलेंगे सिंपल एंट्री। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी साधारण एंट्री हुई। जो सेकंड है आपके पास वह है संयुक्त प्रविष्टि, कंपाउंड एंट्री। तो वह प्रविष्टि जिसमें 2 से अधिक खाते सम्मिलित रहते हैं उन्हें आप संयुक्त प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री कहेंगे, और इसके अंतर्गत एक खाता डेबिट और अनेक खाते क्रेडिट हो सकते हैं, या एक खाता क्रेडिट और अनेक खाते डेबिट हो सकते हैं। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, कंपाउंड एंट्री, जिसको हम बोलेंगे संयुक्त प्रविष्टि। तो ये थी रोजनामचा प्रविष्टियों के प्रकार के बारे में बात। और इसके बाद हम आगे जो चर्चा कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वह है लेखांकन की प्रक्रिया में जो आप एंट्रियां यूज करते हैं वो 6 प्रकार की एंट्रियां होती हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, आप इसको ध्यान से समझिए। जिसमें आपका सबसे पहला जो बिंदु दिया गया है वह है ओपनिंग एंट्री, प्रारंभिक प्रविष्टि। तो व्यापार एक चालू अवधारणा युक्त संस्था है। आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम इसमें यूज करते हैं, और हमारा व्यापार लगातार आगामी वर्षों तक चलता रहेगा। इस कारण पिछले वर्ष के शेष को वर्तमान वर्ष में लाया जाता है, और ये प्रारंभिक रोजनामचा प्रविष्टि जनरल एंट्री के द्वारा किया जाता है। इस प्रविष्टि में व्यापार की सभी संपत्तियों को डेबिट और व्यापार की पूंजी दायित्वों को क्रेडिट किया जाता है। तो वर्ष के प्रारंभ में पिछले वर्ष के शेषों को लाने के लिए, संपत्ति दायित्वों के शेषों को लाने के लिए जो प्रविष्टि की जाती है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि या
इसको हम इंग्लिश में समझेंगे तो क्या नाम है इसका, ओपनिंग एंट्री। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वह है ट्रांसफर एंट्री, हस्तांतरण प्रविष्टि। तो वह प्रविष्टि हस्तांतरण प्रविष्टि है जिसके माध्यम से एक खाता की राशि को अन्य आवश्यक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। गलत खतौनी की स्थिति में गलती सुधारने के लिए हस्तांतरण प्रविष्टि की जाती है। तो जो आप ट्रांसफर एंट्री करेंगे तो आपसे कोई भी जो गलती हो गई है उस गलती को सुधारने के लिए आप ट्रांसफर एंट्री का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रकार है तीसरा, वह है हमारे पास अंतिम प्रविष्टि, जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री तो वह प्रविष्टि जिसके द्वारा आगम और व्यय के शेषों को बंद करने के लिए इनके शेषों को व्यापार लाभानी खाते में ट्रांसफर किया जाता है, उस एंट्री को हम कहेंगे अंतिम प्रविष्टि। नेक्स्ट वन हमारे पास है सुधार की प्रविष्टि, जिसे हम बोलेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। तो वह प्रविष्टि जो कि मौलिक प्रविष्टियों की पुस्तकों में कुछ सुधारने के लिए की जाती है, उसको सुधार प्रविष्टि कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बने हमारे पास समायोजन प्रविष्टि, एडजस्टमेंट एंट्री। तो समायोजन प्रविष्टि वह प्रविष्टि है जिसके माध्यम से संपत्ति और दायित्वों के उनके वास्तविक मूल्य पर अभिलेखित किया जाता है, लिखा जाता है और आगम और व्यय के बीच में मिलान किया जाता है, उसको हम बोलेंगे समायोजन प्रविष्टि। और लास्ट वन हमारे पास है वह है उभय पक्ष प्रविष्टि, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जो कैश बुक में सामान्य रूप से प्रयोग की जाएगी। तो वह प्रविष्टि जो कि दोनों पक्षों को एक ही बही में अभिलेखित करती है, जैसे नाम या जमा, उसको हम कहेंगे उभय पक्ष प्रविष्टि, तो जिसको बोला जाएगा आपका कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये सारी बात अभी हमने जो की, तो वो लेखांकन की प्रक्रिया के क्रम में 6 प्रकार की जनरल एंट्रियां की जाती हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसके बाद हम जो अगले बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और वह बिंदु है कि रोजनामचा प्रविष्टि करने के पूर्व स्मरणीय बातें, तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बिफोर जर्नलाइजिंग। आप जर्नल में एंट्रियां करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको जानना आवश्यक है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, तो चलिए अब हम उनको समझते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि कौन से 2 खाते प्रभावित होते हैं। तो विच ऑफ द 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। आपने जनरल एंट्री को पढ़ा और जनरल एंट्री को पढ़ने के बाद, ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद आप ये विचार करेंगे कि इसमें कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। किस खाते को नाम किया जाएगा, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। किस खाते को जमा किया जाएगा, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यह क्यों आवश्यक है, व्हाई हैज दिस बीन नेसेसरी। एंड नंबर 5, लेन देन का विवरण क्या होगा, तो व्हाट विल बी द नरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो उस समय आपको इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। और ये प्रोसेसिंग करते करते इतनी फास्ट हो जाती है कि सारा काम आप अपने आप दिमाग में करते चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दोहरा लेखा प्रणाली के खातों के प्रकार और उसके रूल्स याद रहने चाहिए, जिससे कि आप आसानी से क्विक जजमेंट को ले सकें। तो ये बात अभी हमने जो कि वो महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात की। और इसके बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको समझना चाहेंगे कि किस तरीके से जनरल एंट्रियों को किया जाता है। तो इसको समझाने के पहले मैं चाहूँगा कि हम इन बातों को भी समझ लें कि हमारे जो खाते थे वो खाते किस तरीके से हम याद रखेंगे, और जनरल एंट्री करते समय कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे। तो जो खाते आपके बेसिकली होते हैं वो 3 प्रकार के खातों को हम समझ के चलते हैं। पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। तो जितने भी खाते व्यक्ति, फर्म, संस्था से संबंधित होते हैं उनको हम व्यक्तिगत खाते कहते हैं। और जो व्यक्तिगत खाते हैं उस खाते का नियम ये है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को नाम करेंगे और देने वाले व्यक्ति के खाते को आप जमा करेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। जो दूसरा अकाउंट हमारे पास है वह रहेगा वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट जितनी भी व्यापार की आपकी वस्तुएं हैं, संपत्तियां हैं,
उनसे संबंधित आपके खाते कहलाएंगे रियल अकाउंट्स में। और इसका जो रूल रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके व्यापार में जो भी चीज़ आ रही है उसको आप डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके व्यापार से जो भी चीज़ जा रही है उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो और लास्ट वन, तीसरा जो खाता हमारे पास रहेगा वह खाता रहेगा नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट्स। तो जितने भी आपके व्यय हानि आय लाभ के संबंध में खाते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स में जो हमारा नियम रहेगा, नियम ये रहेगा कि व्यापार से संबंधित व्यय हानियों के खाते को आप डेबिट करेंगे और आय लाभ के खाते को आप क्रेडिट करेंगे। तो इन रूल्स को आपको जनरल एंट्री करते समय याद रखना है। अब आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिया गया है, तो पहले सवाल को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर एस सिन्हा कटियार की लिखा पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की प्रविष्टियां कीजिए। 2016 मार्च 1 पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया 75,000 रुपये, कुमार स्टील से नगद माल क्रय किया 30,000 रुपये, प्रसाद स्टील से उधार माल क्रय किया 40,000 रुपये, कुमार स्टील्स को माल वापस किया 5,000 रुपये, महेंद्र लाल को नगद माल बेचा 60,000 रुपये, हजारिका ट्रेडर्स को उधार माल बेचा 50,000 रुपये, भाड़ा दिया 5,000 रुपये, निजी उपयोग के लिए माल निकाला 4,000 रुपये, किराया दिया 1,500 रुपये और ब्याज पाया 1,500 रुपये, दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में विज्ञापन का नगद भुगतान किया 2,000 रुपये, लास्ट वन कानूनी व्यय दिए 500 रुपये। तो ये आपको डेट वाइज कुछ जनरल एंट्रियों के बारे में लिखा है, ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखा है। इनके आधार पर हम जनरल एंट्रियाँ किस तरीके से करेंगे, तो अब उनको डेट वाइज विथ फॉर्मेट विथ नरेशन हम समझते हैं। तो ये देखिए, ये आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट दिया गया है। तो जो सवाल अभी हम पीछे समझ रहे थे उसकी एक एक एंट्री को आप ध्यान से समझिए। जो फर्स्ट एंट्री हमारे पास थी वह थी स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹75,000। अब इसमें जो आपके एंट्री की गई है वह लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल, और अमाउंट है आपके पास 75,000 जो कि आपने डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में लिखी हुई है। यदि हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात करें तो अभी प्रोफार्मा हमने समझा था, पहला कॉलम रहेगा डेट का। तो आप देखिए, सबसे पहले आपने जनरल एंट्री का प्रोफार्मा बनाया, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। टाइटल बार आपने लिखा जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ डॉक्टर एस सिन्हा। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको हम समझते जाते हैं। तो पहला जो कॉलम है उसमें आप डेट लिख रहे हैं, तो डेट में आप देखिए ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है ईयर देन मंथ और उसके बाद डेट। पर्टिकुलर कॉलम में आपने एंट्री लिखी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट किया है क्योंकि आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, और कैश क्या है वस्तु, तो कैश अकाउंट आपने डेबिट किया। आपने लिखा टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्या है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और इसको आपने क्या किया टू कैपिटल लिखा हुआ है, तो व्यक्तिगत खाता है, व्यापारी का नाम आप नहीं लिखेंगे अपनी पुस्तकों में, तो आप क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो देने वाले आप स्वयं हैं, इसलिए आपने क्या लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन आपने लिख दी डेबिट अमाउंट, डेबिट के सामने, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वर्ड यूज नहीं किया जाता है, आप उसकी अमाउंट डायरेक्ट लिख देंगे 75,000। तो इस तरीके से आपने पहले एंट्री को मेंटेन किया। सेकेंड वन है कुमार स्टील से नगद माल क्रय किया, आपने माल परचेज किया हुआ है। तो जो माल परचेज किया है आपने, तो जो माल आपने परचेज किया है वह नगद परचेज किया है, दोनों आपके वास्तविक खाते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट आप रूल फॉलो करेंगे। तो माल क्रय किया है उसके लिए आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद जो थर्ड एंट्री है उसमें आपने क्या किया, उधार माल परचेज किया 5 तारीख को, तो परचेज किया है, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, तो आपने लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है प्रसाद स्टील, तो आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रसाद स्टील्स। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एंट्री के लिए आपके संबंधित 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक आपका डेबिट खाता और दूसरा आपका क्रेडिट। तो संबंधित खाते को अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री रूल्स आप उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। द नेक्स्ट जो एंट्री हमारे पास 8 तारीख में है
वह क्या है कि आपने माल वापस किया हुआ है कुमार स्टील्स को, तो पाने वाला कौन हुआ? कुमार स्टील्स। तो डेबिट द रिसीवर, और आपके पास से क्या गया? माल गया हुआ है। क्यों गया है? परचेज रिटर्न के कारण। तो आप एंट्री लिखेंगे कुमार स्टील्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न टू कुमार स्टील्स, और अमाउंट आपने लिख दिया डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। देन नेक्स्ट वन जो हमारे पास एंट्री है वह एंट्री है सेल्स के बारे में कि आपने नगद माल बेचा हुआ है महेंद्र लाल को, तो नगद माल बेचा है। दोनों की दोनों आपके रियल अकाउंट्स हैं। आपके पास कैश आ रहा है, तो आपने क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपके पास से माल गया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आपके पास से माल जा चुका है। अमाउंट आपने लिख दिया 60,000 बीइंग गुड्स सेल फॉर कैश टू महेंद्र लाल। ओके, देन नेक्स्ट वन हमारे पास है हजारिका ट्रेडर्स को उधार माल बेचा। अब आपने उधार माल बेचा है, तो यहाँ आपका एक व्यक्तिगत खाता प्रभावित होगा, तो दूसरा आपका वास्तविक। 10 तारीख की ये एंट्री है, और इस एंट्री में आप लिख रहे हैं हजारिका ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू हजारिका ट्रेडर्स। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर समझ रहे थे कि एंट्रियों को करते समय आपको अपने गोल्डन रूल्स को दिमाग में क्लियर रखना है कि किस एंट्री में कौन कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं और उनसे संबंधित नियम क्या है, उसके अनुसार आप एंट्री को करते चले जाइए। आपको नरेशन लिखना है, अमाउंट लिखना है, टू लिखना है, डेट लिखना है। ये सारी बातों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आती रहेंगी। इसके बाद जो अगली एंट्रियां हैं वो भी आप समझिए। तो नेक्स्ट एंट्री 11 तारीख की हमारे पास दिया है भाड़ा दिया। अब भाड़ा दिया मतलब आपका एक्सपेंस है, कैरेज आपने दिए हुए हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वह क्या था कि एक्सपेंसेस की अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट। तो आपने क्या लिखा? कैरेज अकाउंट डेबिट, और आपके पास से पैसे गए तो आपने क्या लिखा? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आफ्टर दैट जो हमारा अगला डेट है 21 तारीख, उसमें है निजी उपयोग के लिए नगद निकाला। आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हुए हैं, तो इसके लिए आप एंट्री क्या कर रहे हैं? वो एंट्री आपने की ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है, व्यापारी का खाता होता है। व्यापारी अपनी पुस्तकों में अपना नाम नहीं लिखेगा, तो आप क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपके बिजनेस से कैश जा चुकी है। द नेक्स्ट वन है आपका किराया दिया। अगेन आपका नॉमिनल अकाउंट आया है 28 तारीख में, तो जितना किराया आप पेड कर रहे हैं उसके लिए लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। नगद पैसे दिए हैं आपने, तो दूसरा खाता कौन सा है आपका? रियल अकाउंट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके बिजनेस से क्या जा रहा है? आपके बिजनेस से जा रही है कैश, तो आप क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसके बाद 28 तारीख को फिर आपकी एक और एंट्री है, वह है आपका ब्याज पाया, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आपको पैसे मिल रहे हैं, तो कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि कैश आपके बिजनेस में आ रहा है। और इंटरेस्ट अकाउंट को आप क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि आपका नॉमिनल अकाउंट का नियम है कि जिस आइटम से आपको पैसा मिलेगा यदि वो आय है तो उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंड सेकेंड लास्ट जो हमारे पास एंट्री है वह है कि दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में विज्ञापन का नगद भुगतान किया। आपने विज्ञापन व्यय किए हैं, तो विज्ञापन व्यय किया है, एक्सपेंसेस है 30 तारीख का, तो एक्सपेंसेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। और आपके पास से नगद जा चुका है, तो आप क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। तो ये आपने लिखा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड लास्ट वन जो एंट्री है वह है कानूनी व्यय नगद दिया। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं कानूनी व्यय, उनको आप नगद पे कर रहे हैं, तो एंट्री होगी लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और लास्ट वन आप क्या करेंगे? इसका जनरल का आप टोटल कर देंगे, इसको लिखेंगे हम ग्रांड टोटल। इस तरीके से आपको जनरल एंट्री का पूरा की पूरा वर्क करना रहेगा। आगे हम बात करें तो इस तरीके से हम अभी जनरल एंट्री का एक उदाहरण समझ रहे थे। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।